अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, पिछले एक हफ्ते से मीडिया और सोशल मीडिया में एक घमासान मचा हुआ है। इंडिया और मालदीव के बीच मानो कोल्ड वॉर हो रहा हो। दोनों साइड से पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट सब इस हाइपर नेशनलिस्ट फाइट में कूद पड़े हैं। इंडिया के साइड से बाइकॉट मालदीव्स ट्रेंड हो रहा है। मालदीव्स ने अपने ही मिनिस्टर्स को रेसिस्ट कमेंट के लिए सस्पेंड कर दिया। क्या यह लड़ाई सिर्फ लक्षद्वीप और टूरिज्म से जुड़ी हुई है? मालदीव के मिनिस्टर्स ने ऐसा कमेंट क्यों लिखा? बाइकॉट मालदीव्स और इंडिया वर्सेस मालदीव्स में असल नुकसान किसका है और इस कन्फ्लिक्ट का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। Big India versus Maldives tourism controversy that has now erupted. The Deputy Minister has now retweeted some of the tweets that poke fun at Prime Minister's push for Lakshadweep. Specifically, three Maldivian ministers. They insulted the Indian Prime Minister, called him names, used words like clown, terrorist and puppet of Israel. President Moizu of Maldives has asked India to withdraw its troops by March the 15th. सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। मामला यह है कि 4 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया। एज ऑलवेज कुछ शानदार और ब्यूटीफुल इमेजेस सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ की। थोड़े टाइम के बाद कुछ मालदीव के मिनिस्टर्स ने ट्वीट किया। एक ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जोकर कहा और इजराइल का चमचा कहा। एक मालदीवियन ने तो यहां तक कहा कि लक्षद्वीप या इंडियन आइलैंड क्लीन नहीं होता है और रूम से बदबू आती है। ये बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट, जेनोफोबिक और घटिया कमेंट था, जिसका आउटरेज और बैकफायर होना तय था और हुआ भी। सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ। हाइपर नेशनलिस्ट इंडियन के साइड से खूब मेम बनाया गया। सेलिब्रिटीज, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट सब ने इस कैंपेन में हिस्सा लिया। देखते ही देखते बाइकॉट मालदीव्स टॉप ट्रेंड में आ गया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8,000 होटल बुकिंग और 2,000 मालदीव के लिए इंडियन फ्लाइट बुकिंग कैंसिल हुई। ईज माई ट्रिप के फाउंडर निशांत पिट्टी ने तो ईज माई ट्रिप से मालदीव्स की बुकिंग सस्पेंड कर दी। अब यहां रुक करके गौर करें कि क्या मालदीव्स के मिनिस्टर के साइड से ये बिहेवियर नया है या इंडिया के खिलाफ मालदीव में पहले से ही कुछ माहौल बन रहा था। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें मालदीव की हिस्ट्री में झांकना होगा। साल 1965 में मालदीव ब्रिटिश ऑक्यूपेशन से आज़ाद हुआ। कोल्ड वॉर के बीच में उस वक्त मालदीव का नेबर कंट्री इंडिया थर्ड ब्लॉक में एक पावरफुल कंट्री था। इंडिया ने मालदीव को ऑलमोस्ट हर फॉर्म में सपोर्ट किया। इनफैक्ट 1988 में जब प्रेसिडेंट मामून अब्दुल कय्यूम के खिलाफ मिलिट्री कू हो रहा था, तो प्रेसिडेंट गय्यूम के रिक्वेस्ट पर इंडिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन करते हुए प्रेसिडेंट गय्यूम के खिलाफ इस तख्ता पलट को नाकाम कर दिया था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस था। इसके अलावा इंडिया ने मालदीव के साथ कई ट्रेड कोऑपरेशन डील भी साइन किए और साथ ही मालदीव्स के फाइनेंस बजट में भी बहुत मदद की। 2009 में इंडिया ने 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट मालदीव को दिया था। साल 2009 में ही इंडिया ने मालदीव में 26 कोस्टल रडार सेट किया, जिससे मालदीव के लिए मालदीवियन टेरिटोरियल वाटर को मॉनिटर किया जा सके। फिर 2004 सुनामी और कोविड के टाइम भी वाटर, वैक्सीन और मेडिसिन मालदीव को इंडिया ने भिजवाया था। सवाल यह है कि जब इंडिया मालदीव के लिए इतना कुछ कर रहा था, तो मालदीव के लोग क्यों इतना ज्यादा एंटी इंडिया हो रहे थे? आइए इसको समझते हैं। अब्दुल कय्यूम आपको याद होंगे, वो एक डिक्टेटर थे जिन्होंने 30 साल तक यानी 1978 से 2008 तक मालदीव पर हुकूमत की थी। उनके खिलाफ तख्ता पलट को इंडियन मिलिट्री ने नाकाम किया था। कुछ मालदीव के लोग इसको अपने इंटरनल अफेयर में
इंटरवेंशन मानते थे और वो कोस्टल रडार जिसको इंडिया ने बनाया है तो अगले 30 साल तक उसको यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के पास है, जिससे कई सारे मालदीवियन खुश नहीं है। इसी तरह इंडिया के दिए हुए हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए और 26 कोस्टल रडार को ऑपरेट और मैनेज करने के लिए वहां 75 मिलिट्री पर्सनल के साथ साथ कई इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, जिसको वहां के ऑपोजिशन पार्टीज ने ये एक सॉवरन नेशन के ऑनर के अगेंस्ट है ऐसा बता करके एंटी इंडिया कैंपेन चलाया। फिर फॉरेन मिलिट्री पर्सनल जैसे टर्म यूज करते हुए एक बहुत ही लोडेड कैंपेन चलाया, कैंपेन इंडिया आउट का, जिसको अभी के मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने खुद लीड किया था। इसके अलावा 2012 में उस वक्त के प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने जब एक पॉलिटिकल अनरेस्ट के बाद रिजाइन किया तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट ऑर्डर हुआ, जिससे बचने के लिए वो अपने दोस्त कंट्री इंडिया के मालदीवियन हाई कमीशन में शरण ले लेते हैं। मालदीव के बर्खास्त राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने माले में भारतीय उच्चायोग में शरण ली है। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग बिना इंडिया के परमिशन के मालदीवियन लैंड पर भी मालदीव की पुलिस इंडियन हाई कमीशन में इंटर नहीं कर सकती थी। इसका मतलब यह हुआ कि मालदीव के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंडियन हाई कमीशन और इंडिया की गवर्नमेंट उनके देश के क्रिमिनल को सेव कर रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से मालदीव के अंदर, मालदीव के लोगों के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ता चला गया। आप इमेजिन कीजिए, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो कभी मालदीव्स के गवर्नेंस में थी, उसके एक्स प्रेसिडेंट और अभी के प्रेसिडेंट ने मिल करके खुद रोड पे आ करके इंडिया आउट कैंपेन को लीड किया। मीडिया और सोशल मीडिया में एंटी इंडिया सेंटिमेंट को खूब डाला गया और इसी एंटी इंडिया सेंटिमेंट की वजह से मोहम्मद मुइज़ू इलेक्शन जीत करके मालदीव्स के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो हमें यह आसानी से समझ लेना चाहिए कि यह कहानी सिर्फ लक्षद्वीप से शुरू नहीं हुई, बल्कि इसका रूट काफी गहरा था। यहां रुक करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर करिए। मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने जो कमेंट किया, क्या वो सही था? किसी भी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग और खास तौर से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साइड से ऐसा घटिया कमेंट कि तुम जोकर हो, तुम किसी के चमचा हो, तुम्हारे घर से बदबू आती है, तुमसे बदबू आती है, तुम्हारे लोग खुले में टॉयलेट करते हैं, ऐसा गैर अखलाकी इमोरल कमेंट किसी मिनिस्टर से क्या, एक सिविलाइज्ड शख्स से भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए मालदीव के अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस पे क्लैरिफिकेशन दी, माफी मांगा और उनके मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। मगर यहाँ ये याद रखें, जो गवर्नमेंट और उसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी एंटी इंडिया सेंटिमेंट पर बेस्ड है, उनके अपने मिनिस्टर्स को सस्पेंड करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट पर बीजेपी इलेक्शन जीतती हो और फिर अपने एमएलए टी राजा सिंह, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सस्पेंड करे। Because the suspension is not punishment, it is a strategy to buy time, to keep the ministers out of the limelight until the controversy dies down. They will retain their positions, and their presence in the government is a statement, a reflection of President Muizzu's mindset and his attitude towards India. यहाँ रुक करके एक बात जरूर गौर करें कि क्या ये सिर्फ मालदीवियन मिनिस्टर्स थे जिन्होंने आकर के बदतमीजी और घटिया कमेंट किया। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब मोदी जी के ट्विटर हैंडल से लक्षद्वीप का इमेज पोस्ट हुआ तो कुछ इग्नोरेंट हाइपर नेशनलिस्ट ने इसमें फौरन लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव कर दिया, आई वर्सेस मी, इंडिया वर्सेस मालदीव करना शुरू किया, जिससे मालदीव के कुछ लोकल न्यूज पोर्टल्स ने ऐसे शो किया कि जैसे लक्षद्वीप प्रोजेक्ट मालदीव टूरिज्म के अगेंस्ट शुरू किया गया है, जिसका जवाब देते हुए वहां से लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर आउटरीच शुरू किया। फिर दोनों साइड से बदतमीजी हुई और बाइकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। यहां आप ये गौर करें कि ये बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड क्या मालदीव को नुकसान करेगा? गौर करिए कि पिछले 5 दिन में एक्सट्रीम प्रोपेगेंडा और बाइकॉट ट्रेंड करने के बाद भी लास्ट 3 दिन में 1409 इंडियन ने मालदीव टूर किया है, जो पर डे 466 और इस हिसाब से 1,71,000 बनता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस बाइकॉट ट्रेंड का एज सच कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं ये समझता हूं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट मालदीव टूरिज्म के ऊपर बैन न लगाए तो इसका कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले 11 साल में 16 लाख इंडियंस ने और साल 2022 में 2,25,260 लोगों ने, मतलब हर दिन 617 लोगों ने 2022 में इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी है, मतलब इंडिया से माइग्रेट करके बाहर चले गए हैं। क्यों?
बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि हाइपर नेशनलिज्म बेसिकली मिडिल और लोअर क्लास के लोगों को बेवकूफ बनाने का एक टूल है। यहां दो बात इंडिया और मालदीव के टूरिज्म पर जरूर समझ लीजिए। इंडिया एक 1.4 बिलियन के साथ दुनिया के सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, जिसके लिए मालदीव टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में भी नहीं आता है। वही मालदीव विजिट करने वालों में कोविड के बाद से इंडियन फर्स्ट नंबर पर रहे हैं। मगर यहाँ ये गौर करें कि चाइना और रशिया भी इस लिस्ट में इंडिया से बहुत पीछे नहीं है। और इतना हेवी बाइकॉट ट्रेंड करने के बाद भी जो लास्ट 3 दिन में इंडियंस का रिस्पॉन्स रहा है, उससे यही लगता है कि मालदीव को एज सच कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ ये जरूर गौर करें कि इंडिया और मालदीव के इस शीत युद्ध में इंडिया का एक दुश्मन देश बहुत मजबूती से जीत रहा है, और वो है चाइना। The real villain in the story, you see, is China. It has its hand in peddling anti-India disinformation and seating a stooge at the highest office of power. असल में इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मालदीव के जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझना होगा। इंडियन ओशियन में इंडिया से बहुत नजदीक मालदीव 3 चीजों की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरीटाइम ट्रेड, मालदीव्स दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट SLOC पर बसा हुआ है, मतलब सी लेन ऑफ कॉमर्स। ये पूरा रीजन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का 90% ट्रेड इंडियन ओशियन से होता है, और इसीलिए मालदीव दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो हुसी रिबेल्स और रेड सी वॉर का दुनिया के ट्रेड पर इम्पैक्ट को देखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि 2 लाख आबादी वाले हुसी पूरी दुनिया को तड़पा सकते हैं, तो इंडियन ओशियन में 5 लाख आबादी वाला मालदीव क्या कुछ कर सकता है। सेकंड पॉइंट है क्रूशियल मिनरल्स। मालदीव के आसपास रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल और विंड टर्बाइन में फ्यूचर में ग्रीन टेक्नोलॉजी का बेस बनने वाला है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिलिट्री पर्पस। दुनिया की सारी पावरफुल कंट्रीज अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ साथ अपने ट्रेड रूट को भी पूरी तरह से सिक्योर रखना चाहती है। जैसे इंडियन ओशियन से इंडिया का 90% ट्रेड होता है, वैसे ही चाइना का भी 80% ट्रेड इसी इंडियन ओशियन से होता है। तो ये दोनों कंट्री अपने इस ट्रेड रूट को सेफ और सिक्योर रखना चाहते हैं, और इस ट्रेड रूट को सिक्योर करना प्लस इंडियन ओशियन में अपना डोमिनेंस कायम करने में मालदीव किसी भी सुपर पावर के लिए, किसी भी स्ट्रॉन्ग पावर के लिए बहुत क्रूशियल है। मतलब मालदीव में जिस कंट्री का मिलिट्री बेस होगा, जिस कंट्री के सोल्जर होंगे, उन्हें इंडियन ओशियन को और उसके ट्रेड को कंट्रोल करने में एक एज हासिल होगा, और साथ ही साथ अपने मुखालिफ कंट्री के अराउंड वो एक घेरा डाल सकेंगे, एक ऐसा घेरा जिससे इंडिया या चाइना अपने अलाइज कंट्री को मैनिपुलेट करके एक दूसरे से अपनी बात मनवा सकते हैं, अपना इंटरेस्ट फुलफिल करा सकते हैं। और इस ब्लॉकेड और मुहासरे में चाइना का इंडिया के अराउंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बहुत मशहूर है। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था, यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना भूटान, दोनों भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकालाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, लाओस में बिजली घर ले चुका है, चाइना यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। बाकी सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है, हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम लोग का कहाँ गया काम। इसके जवाब में इंडिया ने नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया, जिसमें वियतनाम, ओमान, इंडोनेशिया, जापान, मंगोलिया, सिंगापुर और सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज से मिलिट्री पैक्ट किया। अगर आपको मेरी न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर वाली वीडियो याद हो, तो मैंने उसमें बताया था कि चाइना और अमेरिका का एक डील साइन हो चुका है। अमेरिका चाइना ट्रीटी का एक साफ मतलब यह है कि अमेरिका या वर्ल्ड पावर चाइना के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ताइवान और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में दिख सकता है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि चाइना के लिए अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और स्ट्रॉन्ग करने और लद्दाख में अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इंडिया पर अटैक या इन्वेजन का इससे अच्छा मौका नहीं होगा। इसीलिए मे भी अगले 1 साल में चाइना इंडिया के ऊपर अटैक या इन्वेजन कर सकता है। A PLA war with the Indian military will be a short war.
decisive war and demonstrate Chinese resolve to reclaim its territory. 2. A war will humble India, resulting in a unipolar Asia, an important step for China to move towards global leadership. इन सब टेंस सिनेरियो में इंडिया के नब्ज पे कोई कंट्री अगर इंडिया के दुश्मन देश का अलाई बने तो ये हमारे देश के लिए बहुत बुरी खबर है। और बुरी खबर ये है कि सोशल मीडिया वॉर के बाद अब खबर ये आ रही है कि चाइना और मालदीव के बीच 20 अलग अलग तरह का डील साइन हुआ है। मतलब ये पूरे एपिसोड में चाइना और मालदीव के लिए लगभग विन विन का सिचुएशन है। मगर यहाँ रुक करके एक बात मालदीव के लिए गौर करिए। मोहम्मद मुइज़ू ने एर्दोगान मॉडल को कॉपी किया और इस्लाम का तड़का दे करके मालदीव के आम लोगों को अपने फेवर में किया, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान ने रियासत मदीना का नाम लिया था। इसीलिए पिछले कुछ सालों में आपने मालदीव में इस्लामिक सरगर्मियां तेज होते देखा होगा, जिसमें इंडियन हाई कमीशन की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड योगा फंक्शन पर अटैक सबसे मेन था। मगर क्या जिन इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव के प्रेसिडेंट एक सोवरन नेशन के ऑनर के अगेंस्ट मान रहे हैं, उस सोवरन नेशन के लिए क्या यह ठीक है कि इंडिया के गोद से उठ करके चाइना के गोद में बैठ जाएं? या अगर मैं और ओपनली कहूं तो एक बड़ी पावर की गुलामी से उठ करके दूसरे बड़ी पावर की गुलामी में चले जाएं। आज़ादी तो वो होगी जिसमें आप अपने मामलात खुद से गवर्न कर रहे होंगे। जंजीरों के बदलने से या जंजीरों की क्वालिटी को इंप्रूव कर देने से गुलामी को आज़ादी तो नहीं कह सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।